अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीबीए 6 बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 20 जो कि है हमारा लास्ट लेक्चर इस सेमेस्टर का। और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। वही 3 टॉपिक आपके रह गए हैं और वही छोटे छोटे बिल्कुल पहले भी आपने वो कॉन्सेप्ट हैं, उन सब चीज़ों के आपको आप ये करें कि वो रिपीट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बस, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी और लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो बेटा हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक है लेक्चर नंबर 20 का, वो है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूँ। ये एक टाइप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता ये कॉन्ट्रैक्ट है जिस तरह से बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाया जाता है और उसका पर्पस, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके ऊपर उसको रजिस्ट्रेशन पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस मिलता है। तो इसी तरह से जो है वो जब आप इंटरनेशनल बिज़नेस कर रहे होते हैं तो इंटरनेशनल बिज़नेस में आपको आपके जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किसी भी इंटरनेशनल या फॉरेन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हाशिम किसी भी फॉरेन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो आपको चाहे वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट है या चाहे वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है, दोनों पार्टीज़ के बीच में एक प्रॉपर नेगोशिएशन हो जाती है, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स आपके पास हों, आपकी अपनी पार्टी की तरफ से भी और जो अपोजिट जो सेकेंड पार्टी है उसकी तरफ से भी। तो इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होते हैं, क्लियर रिटन एग्रीमेंट्स होते हैं अबाउट स्पेसिफिकेशन। और इस रिटन फॉर्म में क्या होता है कि आपने स्पेसिफाई किया होता है ऑफ योर एंटिटी बिलोंगिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, कि आपकी जो अपना बिज़नेस है वो इंटरनेशनल ट्रेड से किस तरह बिलोंग कर रहा है। क्या ये आपका बिज़नेस ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, इंटरनेशनल ट्रेड का है, या आया आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं या आया आप सेकंड टाइम ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ट्रेड कर भी रहे हैं तो किस ट्रेडर के साथ कर रहे हैं, आपके जो प्रीवियस इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं वो कैसे हैं। कुछ भी नहीं होता, गेट अप। तो आपके जो हैं वो प्रीवियस रिकॉर्ड्स कैसे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्लियर रिटन एग्रीमेंट अबाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ योर एंटिटी, यानी कि ये उस एक पार्टी की बात हो रही है जिसने दूसरी फॉरेन पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है इंटरनेशनल ट्रेड की बेसिस पे, बिलोंगिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें जो है बेटा ये इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये ज़्यादा रिस्की होते हैं। रिस्की क्यों होते हैं? इन रीज़न्स की वजह से, ठीक है। और ये रीज़न्स क्या हैं कि सबसे पहले फ़ॉरेन मार्केट रिस्क। एक जो लोकल मार्केट में बैठा हुआ बंदा है, जब वो किसी फ़ॉरेन मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को बेचता है या हाशिम या भेजना चाहता है, तो डेफिनेटली उसको जो है वो मार्केट रिस्क बियर करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क आ गए, ये सारे टाइप्स ऑफ रिस्क जो आपने ISRM में पढ़े हैं ये आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद चेंज्ड परसेप्शन, आपके अपने कस्टमर्स का परसेप्शन कुछ और होता है, लेकिन जो फॉरेन मार्केट है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स कर रहे हैं वहाँ के कस्टमर्स का, वहाँ के लोगों का परसेप्शन कुछ और होता है। सो ये एक कम्बिनेशन या एक म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑन बोथ ऑफ द परसेप्शंस, इसको अचीव करना ये भी बहुत मुश्किल टास्क होता है। एंड देन लीगल प्रोसेसेस से गुजरना, सू करना, ये इतना आसान नहीं होता बेटा। अगर आपसे किसी फॉरेन पार्टनर ने जिसने आपके साथ बिज़नेस किया था या ट्रेड की थी, अगर वो किसी तरह उसने आपसे फ्रॉड कर लिया है या आपको धोखा दे दिया है, तो इट विल नॉट बी इजी फॉर यू कि आप उसके अगेंस्ट जो है वो सू कर सकते हो। क्योंकि पहली बात तो ये होती है कि हो सकता है वो जो ट्रेडर है वो किसी बहुत ही डेवलप्ड स्टेट से हो, लाइक अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ का हो। और अगर वो यहाँ का है और आप लाइक, अगर मैं डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान में से किसी ट्रेडर की बात करती हूँ जिसने उन कंट्रीज़ में से किसी एक ट्रेडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन उसने आगे से फ्रॉड कर लिया, ये धोखा दे दिया,
तो इन केसेस में ये लीगल प्रोसेसेस के थ्रू गुज़रना या उस अगली पार्टी को गुजारना उसके फॉल्स एक्शन की वजह से ये जो होता है ये इतना आसान नहीं होता, ठीक है। सो ये जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिस्क आते हैं वो ये 3 तरह के रिस्क हैं। फॉरेन मार्केट रिस्क आ गया, चेंज्ड परसेप्शन रिस्क आ गया, एंड देन लीगल प्रोसेसेस रिस्क आ गया, ठीक है। बेटा आगे ये जो है ये एग्रीमेंट के बारे में मैंने कुछ 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, क्योंकि ये है रिटर्न एक एग्रीमेंट है। तो इस एग्रीमेंट में आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। हाशिम बच्चे भूख, आपने इस रिटर्न एग्रीमेंट में अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, या आपकी साइड पे जो बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ को करने की, उसके बारे में जो जो चीज़ें मेंशन करनी है। बेटा सबसे पहले तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोनों पार्टीज़ के लिए कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो हर पार्टी बाकायदा ए से लेके जेड तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन करे, ताकि कल को अगर दूसरी पार्टी किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको ब्लेम करती है जो आपके हेड में नहीं थी, तो उस केस में आपको लीगल रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंशन करना और जिन तरीक़ेकार के तहत इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना सेट पाया है कॉन्ट्रैक्ट में, उनको भी थोड़ा बहुत मेंशन कर देना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। देन बेटा निगोसिएशन। अब जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने आपसे बार बार ये कहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बिज़नेस डीलिंग है, या कुछ भी इस किस्म का कोई डीलिंग चल रही है आपके बिज़नेस में, वहाँ से गिर जाओगे, इसको छोड़ के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा अब निगोसिएशन होती है। अब मैंने ये बात आपको पहले ही मेंशन की है कि जब आप बेटा मैं हाशिम से बात करने लगी थी, इस वजह से बीच में थोड़ा गैप आया। तो अच्छा, जब 2 पार्टीज़ के बीच में निगोसिएशन होती है तो वो निगोसिएशन बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट से होती है। लाइक आप अपने प्राइसेस भी सेटल करेंगे, आप इनकम की परसेंटेज भी सेटल करेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग भी सेटल करेंगे, आप वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी सेटल करेंगे, आप वे ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो सब कुछ उस निगोसिएशन में सेटल करेंगे। तो इन सारे क्लॉजेज़ को निगोसिएशन के हेड में मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हमारी निगोसिएशन हुई है तो वो किस लिहाज से हुई है और किन किन चीज़ों के बारे में हुई है, ठीक है। उन सारे पॉइंट्स को निगोसिएशन के हेड में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। देन इंटरनेशनल लॉ, जब आपका बिजनेस बनता है या आप किसी इंटरनेशनल बिज़नेस की बेस पे जो है वो ट्रेड करते हैं किसी दूसरे बंदे के साथ, तो डेफिनेटली आपको उसमें इंटरनेशनल लॉज तो फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इनके बगैर तो मेरे ख्याल से आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अपनी कंट्री की कुछ लॉज भी ऐड करने पड़ते हैं, आपको बाहर की कंट्री के भी कुछ लॉज ऐड करने पड़ते हैं, यानी कि आपको अपनी लेजिस्लेशन के मुताबिक भी चलना पड़ता है और आपको दूसरा जो आपका फॉरेन पार्टनर है आपको उसकी लेजिस्लेशन के मुताबिक भी जो है वो चलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अजीब नहीं, एक सेपरेट मैंने पूरा आपको ये टॉपिक पढ़ाया है इंटरनेशनल लॉ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के बारे में, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज में उसमें भी आपने देखा था कि किस तरह से क्या क्या सिचुएशन हो तो कौन सी कंट्री का जो है वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होगा और क्यों होगा। तो बेटा ये सारी इंटरनेशनल लॉज को मेंशन करना और इसके अलावा लेजिस्लेशन क्लॉजेस को, कि अगर लीगली आपने जो डिस्कशन हुई है या लीगल तौर पे आपके एग्रीमेंट में जो चीज़ें आपने ऐड की हैं वो किस किस लिहाज से हुई हैं, कि अगर प्रॉफिट हो गया तो किस तरह से होगा, लॉस हो गया तो किस तरह से होगा, टैक्स पड़ गया तो वो किस तरह से पे किया जाएगा, यानी कि जितने भी लीगल एस्पेक्ट आ जाते हैं आपने उन सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आगे बेटा हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस
एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में इन मेन चीज़ों के अलावा आपने जो चीज़ें मेंशन करनी है अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसमें ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अमाउंट पेएबल यानी कि आपने दूसरी पार्टी को कितनी अमाउंट पेएबल करनी है और दूसरी पार्टी ने आपको कितनी अमाउंट पेएबल करनी है, ये होगा। कैलकुलेशंस ऑफ कमीशन, ठीक है, कमीशन की कैलकुलेशंस के जो बंदा एज ए थर्ड पार्टी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एक्ट कर रहा है उसका कमीशन क्या होगा, उसका स्प्रेड क्या होगा, कमीशन कौन पे करेगा, दोनों पार्टीज़ कितनी कितनी परसेंटेज कमीशन की पे करेंगी, ये भी। इसके अलावा पूरी इन्फॉर्मेशन आपने अपने एसेट की, अपनी प्रोडक्ट की, कस्टमर टारगेट की, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट हार्मफुल है, लाइक अगर केमिकल्स तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं अगर वो यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट हो रही हैं तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके हम लाइक मेडिसिन जो हैं पाकिस्तान को मेडिसिन जो है वो मंगवानी पड़ती हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पोलियो की ही है कि पोलियो पाकिस्तान को जो है वो अगर कम पड़ जाता है तो इसको ये इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब उसके बारे में अगर पोलियो जो है वो एक्सपायर हो गई है मेडिसिन, उसके नुकसान क्या हैं, फर्दर एक्सपायर्ड मेडिसिन को क्या करेंगे, क्या यूज़ होगा इसका, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट और उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में देनी हुई होती है। देन रिसेशन की सिचुएशन में आप किस तरह से चलेंगे और डैमेजेस अगर हो जाते हैं या आपकी प्रोडक्ट डैमेजेबल है, पेरिशेबल है, जल्दी डैमेज को लेने वाली है, तो फिर आप इन सारे एस्पेक्ट के लिहाज से आपने क्या डिसाइड किया है, किस पार्टी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब आपने इसमें जो है वो सेटल अप करना है। तो बेटा ये एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट था जिसका मैंने आपको रिटर्न एक इंट्रोडक्शन दिया छोटा सा, उसके बाद इसके रिस्क दिए, उसके बाद इसमें क्या क्या मेंशन होता है वो दिया, और यानी कि ये मेजर मेंशनिंग एस्पेक्ट्स हैं और ये स्मॉल मेंशनिंग एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आ जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने पहले बहुत दफ़ा इवन थर्ड लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी थी और लेक्चर नंबर 19 में भी मैंने बहुत एक्सप्लेन में आपको बताया इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। एनी हाउ बेटा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, जाहिर सी बात है आपने अपनी प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट में लॉन्च करना है। आपने अपनी प्रोडक्ट को दूसरी मार्केट में लॉन्च करना है तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर वे ऑफ लॉन्चिंग, प्रॉपर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको चाहिए। उसके लिए या तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अपनी ही कंपनी का कोई बहुत ही कम्पिटेंट बंदा जो जिसको मार्केट का नॉलेज है, मार्केटिंग का पर्सन जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, कम्पिटेंट है, नॉलेजेबल है, आप उसको जो है वो दूसरा कंट्री लाइक लेट्स सपोज़ आप पाकिस्तान में हैं आपकी कंपनी और आप अपनी जो प्रोडक्ट, एक तो ये गली के अच्छा पाकिस्तान अच्छा बेटा लेट्स सपोज़ कि आप पाकिस्तान में हैं और आप जिस मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं वो यूके में है, ठीक है। लेट्स गिव द एग्जांपल ऑफ यूके। अब अगर तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, अगर तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें आप क्या करेंगे, आप अपनी ही कंपनी का कोई मार्केटिंग मैनेजर जो कि बहुत ज़्यादा कम्पिटेंट है, नॉलेजेबल है, स्किलफुल है और एक्सपीरियंस्ड है, आप उसको प्रमोशन दे देते हैं, ठीक है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि आप उसे कहते हैं कि आपने कंपनी के बिहाफ पे यानी कि काम के सिलसिले में आपने यूके जाना है, वहाँ पर जाकर उनकी पूरी मार्केट को सर्च करना है, कस्टमर को टारगेट करना है। मार्केट को सर्च करके कस्टमर को टारगेट करने के बाद आपने हमारी प्रोडक्ट जो है वो अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे लॉन्च करनी है। और इस काम के लिए जाहिर सी बात है कंपनी को उस बंदे की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, उसको हाई सैलरी पे करनी पड़ेगी, उसका वहाँ पे रहना, खाना पीना, क्लोथिंग वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह सब चीज़ें, सब ज़रूरियात देखनी पड़ेंगी। तो इनिशियली तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक एक्सपेंसिव टास्क है, ठीक है, यानी कि ये हाई एक्सपेंसिव टास्क है। लेकिन एनी हाउ होता क्या है कि
कंपनीज़ जो हैं वो ये कॉस्ट बियर कर सकती हैं, जो कंपनीज़ वो बियर करती हैं और करके अपने ही लोगों को पहले बाहर की मार्केट में बेचती हैं, क्योंकि वो लोग ट्रस्टेबल भी होती हैं, उनको पता भी होता है कि ये हमसे एक्स्ट्रा कमीशन भी चार्ज नहीं करेंगे और पूरी लॉयल्टी के साथ अपनी प्रोडक्ट को फ़ॉरेन मार्केट में लॉन्च करेंगे। सो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज़ अफोर्ड कर सकती हैं वो डेफिनेटली करेंगी, ठीक है। इट मीन्स मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि सेंड योर रिप्रेजेंटेटर टू लॉन्च प्रोडक्ट और द फर्म, या तो आप प्रोडक्ट को लॉन्च करें या वहाँ पे फर्म को लॉन्च करें। लाइक अगर आप अपना प्रोडक्शन प्लांट करना चाह रहे हैं, अगर आप अपना हेड ऑफिस या छोटा सा ऑफिस वहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं, या टोटली आप कोई कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको जो है अपना रिप्रेजेंटेटर पहले भेजना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, जी बेटा हाशिम इधर आओ। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा। वो ज़्यादा ट्रस्टेबल भी लोग होते हैं क्योंकि वो आपसे सैलरी ले रहे होते हैं, तो आपको फिर ये चांसेस नहीं होते कि यार ये बंदा हमसे फ्रॉड कर सकता है। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को चूज़ करते हैं, तो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे बैठे हैं पाकिस्तान में और आपने यूके में कोई डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ा है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपने उसे कहा है कि भाई हमारी प्रोडक्ट को जो है वो वहाँ लॉन्च करें, ठीक है। यू नेवर नो अबाउट द वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूटर। आपको नहीं पता कि क्या वो एक लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर है, कहीं वो हमेशा धोखा ही तो नहीं देता अपने काम के सिलसिले में अपनी जो डीलिंग कंपनीज़ हैं, जो कनेक्टिंग कंपनीज़ हैं उनको। लेकिन एनी हाउ इसमें रिस्क भी फिर ज़्यादा होता है फिर ठीक है। फिर उसमें आप क्या करते हैं कि जिस कंट्री में आप अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे होते हैं ना, आप वहाँ का डोमेस्टिक इंटरमीडियरीज़ को चूज़ करते हैं, वहाँ की डोमेस्टिक इंटरमीडियरीज़ को। आप जब वहाँ की डोमेस्टिक इंटरमीडियरीज़ को चूज़ करती हैं तो आपके पास ये ऑप्शन तो हो सकते हैं, आप में इसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ये कि आप वहाँ का यानी कि पूरा इंग्लिश पर्सन जो है, जो टोटली इंग्लिश है, वहाँ का शुरू से वहाँ पैदा हुआ, वहाँ पला बड़ा, वहाँ पे बिज़नेस किया, वहाँ पे पढ़ाई की, वहाँ पे जॉब्स एक्सपीरियंस सब कुछ उसके वहीं के हैं, तो वो तो टोटली आपके लिए एक फ़ॉरेन इंटरमीडियरी हो गया ना। लेकिन अगर कहीं आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान से यानी कि उसके लाइक हम जैसे लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल आप में से मैं सगीर की एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। सगीर जो हैं अब वो यहाँ पढ़े हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, पढ़े हैं, तरबियत तालीम सब कुछ जो है वो पाकिस्तान से लिया है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक मार्केट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और ये यूके में जाके बनते हैं, यानी कि इनका काम जो चल जाता है, इनकी जो अर्निंग है, इनकी जो जॉब है वो यूके में है। अब बेसिकली हैं तो ये पाकिस्तानी नेशनल। तो अगर किसी पाकिस्तानी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो चूँकि इस टाइम सगीर जो है वो यूके में है, तो पाकिस्तानी कंपनी अगर इनको अप्रोच करती है तो वो इनके लिए होगा डोमेस्टिक ओवरसीज़ इंटरमीडियरी। समझ में आ गया आपको? तो बेटा ये होती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बेसिकली दो ही होते हैं, एक होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आप सिर्फ अपनी कंपनी और अपनी कंपनी के लोगों के साथ लिंकअप रहते हैं, आप उनको बाहर भेजना ज़्यादा मुनासिब समझ लेते हैं, उनके बच्चों का ख़र्चा उठा लेना, उनकी फैमिलीज़ को बाहर शिफ्ट कर देना, क्योंकि वो आपके लिए अफोर्डेबल होती हैं वो सारी चीज़ें और ट्रस्टेबल होती हैं। आपको रिस्क नहीं होता कि यार मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा या मुझे किसी किस्म का धोखे की कोई चांसेस वगैरह जो है वो आपके पास नहीं होते हैं। लेकिन ये जो केस है इसमें फिर आपको खुद भी पीछे पूरी नज़र रखनी पड़ती है। आपका एक जो रिलीफ लेवल जो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में है वो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको अगले बंदे पे भरोसा करना पड़ता है और यू नेवर नो कि अगला बंदा कैसा है, ठीक है। अगर तो आपको उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस है, आप हमेशा से उसी के साथ काम करते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं करते, फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है, ये सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस है, या आपने अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटर चेंज किया है, तो इन ऑल दोज केसेस इट इज़ अ वेरी रिस्की टास्क, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम के बारे में, कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट को बाहर किसी मार्केट में भेजना होता है तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बेटा इसमें मैं हमेशा पाकिस्तान की एग्जांपल को कोड करती हूँ किसी दूसरी कंट्री के साथ, जैसा कि अभी इस टाइम मैं इसको यूके के साथ कोड कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है। बेटा सबसे पहले एक्सपेक्टेशन डिफरेंस बाय कस्टमर, ठीक है। आपके यहाँ पाकिस्तान में कस्टमर जो हैं वो कोई और हैं, कुछ और हैं, किसी और नवीयत के हैं, उनकी डिमांड्स, उनकी लाइकनेस, डिसलाइकनेस, कस्टमर बेस, वाई दे आर यूजिंग योर प्रोडक्ट, द हार्मफुल, हाउ दे आर टैकलिंग द हार्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट,
तो इन सब चीज़ों को जो है ये सब एक्सपेक्टेशन जो है ये आपकी फ़ॉरेन पीपल से अलग होंगी या फ़ॉरेन पीपल की आपकी प्रोडक्ट से अलग होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक तो यही बहुत मुश्किल टास्क होता है कि आप फ़ॉरेन मार्केट में फ़ॉरेन कस्टमर्स में अपने प्रोडक्ट की जगह बना लें, ठीक है। चूँकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक जो फ़ॉरेन कस्टमर होता है वो किसी भी बाहर की जो है वो चीज़ को अडॉप्ट करना या प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना वो उसके लिए इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना। हाशिम, हाशिम, एक कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करना और फिर उनको सेटिस्फाई करना कि येस दिस प्रोडक्ट इज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स। तो ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में फेस करनी पड़ती हैं। दूसरा क्वालिटी ऑफ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा एक होता है वर्ड स्ट्रक्चर। हाशिम आप क्या कर रहे हो बेटा? एक होता है स्ट्रक्चर और दूसरा होता है बेटा सॉरी मुझे बार बार हाशिम को देखना पड़ रहा है क्योंकि वो थोड़ी शरारत नहीं कर रहा है तो दैट्स वाई। अच्छा एनी हाउ, अच्छा बेटा अब एक होता है स्ट्रक्चर और दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, रोड्स आ जाती हैं कि रोड्स अच्छी हैं, टूटी फूटी हैं, किस तरह की हैं, आपका ये पूरा नेटवर्किंग केबल नेटवर्क कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क कैसा है पूरे कंट्री का, इसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे अगर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो वो बहुत अच्छा है, इसकी रोड्स साफ़ सुथरी हैं, सफाई है, घर बहुत अच्छी हैं लोगों की, बिल्डिंग्स बहुत आला हैं, मतलब सब चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत अच्छी हैं। लेकिन एज़ कंपैरिजन अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेते हैं तो शायद आपको बहुत ही ऑपोजिट कॉन्सेप्ट जो है वो उसको डिलीवर करना पड़े। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिन कंट्रीज़ का ज़्यादा अच्छा होता है जब वो आपस में ट्रेड करती हैं तो उनको कम प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लाइक अगर फ्रांस इंग्लैंड के साथ करेगा तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत कम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान कर रहा है तो पाकिस्तान को यहाँ से वहाँ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना, वहाँ लेके जाना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उन चीज़ों को मेंटेन रखना, वो टूट ना जाएं, उनकी हेल्थ को मेंटेन रखना, उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखना, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास है चैनल स्ट्रक्चर एंड द ट्रेड प्रैक्टिसेस। बेटा कि आपका चैनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो बहुत कॉम्प्लेक्स चैनल स्ट्रक्चर है या क्या वो बहुत इजी चैनल स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स चैनल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि क्या आप के चैनल स्ट्रक्चर में फ़ॉरेन यानी कि जो आपके बिज़नेस से तो रिलेट नहीं करे लेकिन जो फ़ॉरेन पीपल हैं वो कितना जो है वो आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और कितना जो है वो आपके अपनी जो कंपनी के लोग हैं वो कितना आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, ठीक है। और दूसरा है कि आपकी ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसी हैं, कि आप हमेशा से ट्रेड प्रैक्टिसेस में हैं, आपकी फ़र्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, और किस तरह की आपकी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह की आपकी ट्रेड हिस्ट्री है। ये चीज़ें भी जो हैं ये बहुत ज़्यादा आपको एज अ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि आपसे प्रॉपर आप अकाउंटेबल होते हैं, ना सिर्फ आप दूसरी कंट्री के बल्कि आप अपनी कंट्री में भी जो है वो प्रॉपर अकाउंटेबल होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। एंड देन बेटा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारे पास टॉपिक्स आ जाते हैं वो रिटेल कंसंट्रेशन है। बेटा रिटेल कंसंट्रेशन का मतलब है कि एज अ होल आपने मार्केट को डील करना है, एज अ होल आपने स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना है, एज अ होल आपने मार्केट को जो है वो कस्टमर का ख्याल